जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर हम लोग मैथ का 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले प्रश्नों में हम लोगों ने दो घात समीकरण को चेक कर लिए थे कि दो घात समीकरण है या नहीं है। अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो घात समीकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्रश्न में कहा है कि प्रश्न कहा है 4 पॉइंट, अगर देखा जाए प्रश्नावली 1 का, तो दूसरा प्रश्न दिया है और कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो आप देख रहे होंगे द्विघात समीकरण किसे कहा गया। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस क्या है c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में, इस रूप में यदि होगा तभी वह दो घात क्या होगा, समीकरण होगा। यहाँ x² के x पे घात 2 के गुणांक को ये कहा गया और x पे घात 1 के गुणांक को b कहा गया। और जो अदर पद बचा तीसरा पद उसे हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं। इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि x पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। x का गुणांक कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि हो जाएगा तब वह दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा, 1 घात हो जाएगा और 1 घात हो जाने से वह रैखिक समीकरण हो जाएगा, दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसमें चर राशियां कितनी है बाबू, एक चर राशियां कितनी है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो घात समीकरण की बात करेंगे तो केवल मात्र एक चर राशियां क्या करेंगे, मानेंगे। आप सवाल को लगाते समय भिन्न भिन्न विधियों से आप ये दो चर राशियां x और y मानते थे आपके, लेकिन अब की बार इस प्रश्नावली में एक ही चर राशियां क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे उसमें, इसमें चर राशि x में बहुपद है, चर राशि x है तो x में बहुपद कहलाएगा। लेकिन यही बहुपद क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। कब, जब किसी चर या चर राशि के क्या आ जाए, बराबर हो जाए। इसमें चर राशि क्या है, x है, चर राशि y भी हो सकता है, चर राशि z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x है और x का ऐसा मान जो इस मान को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल। या द्विघात समीकरण के हल भी कहते हैं, या द्विघात समीकरण के शून्यक भी कहते हैं। तीनों बात एक ही है, चाहे हल कहा जाए, चाहे मूल कहा जाए और चाहे क्या कहा जाए, शून्यक कहा जाए, तीनों क्या होगा, सेम होगा। x के मान को, x के ही मान, इस x के कितने मान होंगे, x के कितने मान प्राप्त होंगे जो इस मान को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा समीकरण। संतुष्ट माने का x के मान धरो और का हो जाए, बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, x का मान या x के शून्य या द्विघात समीकरण के शून्य, यही सब कहते हैं। ठीक है, x के तो केवल x पे अधिकतम घात कितना है, 2, यानी x के केवल 2 ही मान प्राप्त होंगे जो रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी और कोई मान नहीं हो सकता। केवल मात्र कितने मान हो सकते हैं x के, 2 मान। कैसे बताएंगे, x में जो मैक्सिमम घात होगा वही क्या होता है, उसके उतने क्या है, शून्यकों की संख्या। तो कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कितने मूल होंगे, 2 मूल, क्योंकि मूल, शून्यक, हल ये सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूसरे प्रश्न हम लोग करेंगे। दूसरा प्रश्न इसका, दूसरे का कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है। दूसरे का पहला कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है कि इसमें जितनी भी राशियां आई होंगी तो उसको केवल एक चर राशियां मानेंगे। क्या मानेंगे, चाहे या तो x मानेंगे, या तो आपका मानेंगे y, या तो आपका मानेंगे z, या तो आप या m कुछ भी मान सकते। पहला सवाल दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। माने एक आयताकार भूखंड माने भूमि का एक क्या है, टुकड़ा है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 28 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से क्या है, अधिक है। कहा था जो लंबाई है खेत की, जो मान लिया जाए एक आयताकार क्या भूखंड है, क्या है, आयताकार ये क्या मान लिया जाए, भूखंड है। भूखंड है, क्या है ये, आयताकार क्या है, भूखंड। भूखंड माने क्या वाला, भूमि का टुकड़ा। जैसे हम लोग कह सकते हैं खेत एक तरह से नहीं होता है, 4 भूमि ऐसे से, तो खेत कहीं पर, लेकिन जो उसका अगर प्रश्न में कहा है कैसा है, आयताकार है। आयताकार मैंने कहा आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयताकार कहते हैं। कह रहा है, अब
प्रश्न में ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल 500 कितना है 28 है, कितना है 500 मीटर कितना है स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो प्रश्न में ये भी कहा कि लंबाई चौड़ाई से दुगने से कितना अधिक है, दुगने से क्या है अधिक है। प्रश्न में ये कहा लंबाई, देखिए ध्यान से, अगर लंबाई मान लिया जाए x तो चौड़ाई क्या कह रहा है, कह रहा है लंबाई क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई x रहा होगा तब लंबाई कितना होगा, चौड़ाई के दुगना तो क्या कर देंगे, तो x के कर देंगे, गुणा कर देंगे। और कितना अधिक कहा है, ये अधिक है, अधिक के क्या लगाएंगे प्लस, और कम होता तो क्या लगाते हैं माइनस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं माइनस, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी अधिक कहा ना, तो हम क्या लगा देंगे प्लस का लिख देंगे 1। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा 2x प्लस क्या होगा 1, क्योंकि प्रश्न में कहा है लंबाई, जो लंबाई है ये लंबाई किसके, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसी बात को हम यहाँ शब्दों में कहेंगे, माना आयताकार का लिखेंगे, आयताकार भूखंड का की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x तथा लंबाई कितना होगा, चौड़ाई x है, क्या है चौड़ाई मान लिया गया x है, तब लंबाई कितना होगा, तब लंबाई कितना होगा। प्रश्न में सुनिए ध्यान से, मान लिया गया कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है x है। अब लंबाई कितना होगा, तो अगर रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण होता तो इसे हम लोग क्या मानते हैं y मान लेते हैं। अगर एक लंबाई को एक चौड़ाई को x मानते तो लंबाई को क्या मान लेते y मान लेते, या लंबाई को x मानते तो चौड़ाई को y मान लेते। परंतु ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब है कि एक चर में ही क्या करना है, उसको क्या करना है, परिवर्तित करना है उन शब्दों को। तो मान लिया गया कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है x है, तो लंबाई कितना होगा, कहा लंबाई चौड़ाई के दुगने से, क्या है चौड़ाई कितना है x, दुगना कितना है 2 का प्लस का हो जाए 1, तो कितना हो जाएगा लंबाई भैया 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। प्रश्न में दे रखा है आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना बाबू देवा 528 मीटर स्क्वायर, कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर, 528 दिया। आयत का क्षेत्रफल भूखंड है तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है बाबू, अगर देखा जाए तो लंबाई कितना है 2x है और प्लस कितना है 1 है, चौड़ाई कितना है x है, बराबर कितना है 528 है, 528। आपको मन में चल रहा होगा कि यहाँ मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा जा रहा है। सुनिए यहाँ भी लंबाई भी क्या होगा मीटर, चौड़ाई भी मीटर होगा, तो मीटर गुणा मीटर तो मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सवाल लगाते समय मात्रकों को नहीं लिखा जाता है, और अंतिम पे क्या करते हैं हम लोग उसके मात्रकों को लिख देते हैं, ठीक है। आगे चलिए x का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x, और 528 में क्या करेंगे 5 करेंगे तो 528 इक्वल टू 0 है तो 0। बताइए दो समीकरण रूप हो गया कि नहीं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -528 इक्वल टू 0 है तो 0। इस तरह से ये नहीं प्रश्न में कहा कि हल कीजिए, प्रश्न में नहीं कहा है हल कीजिए, कह रहा है कि निरूपित कीजिए, क्या करिए निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण में रूप में क्या हो गया, निरूपित हो गया, क्या हो गया निरूपित हो गया। यहीं पे क्या आपका आंसर हो जाएगा। परंतु आप आगे इस बात को क्या हुआ प्रश्न में यही कहा है कि लेकिन अब हम लोग अगर कोई कहे नहीं ज्ञात करके बताइए वास्तव में लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, तो ये अपने हम लोग अपनी बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को,
प्रश्न में इतना ही केवल कहा है निरूपित कीजिए द्विघात समीकरण के रूप में। तो निरूपित करना तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, आएगा इतना। लेकिन यदि ये भी कहा देता कि मान ज्ञात कीजिए लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, कितना गुणनखंड करते हैं। परंतु यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमें साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट इसका कौन सा प्रश्न है, दूसरा सवाल। कौन सा, दूसरे का दूसरा प्रश्न। प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न दूसरे का दूसरा कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये क्रमागत का मतलब क्या होता है, यदि मान लिया जाए क्रमागत माने समझे पहले बात को, मैंने जो क्रम से आए, अगर 5 है तो इसकी आगे वाली संख्या कितना होगा बताओ, 4 होगा। इसके बाद वाली संख्या कितना होगा, 5 के बाद कितना होगा, 6। अगर मान लीजिए 14 होता तब क्या होता इसका, तो ऐसी संख्याओं को क्रमागत संख्या। अगर मान लीजिए 20 है तो अगला कौन सा होगा बताओ, 21 होगा कि नहीं, कैसे बताया हो 21, 20 में 1 क्या कर दिया हो, जोड़ दिया, ये तो करें ना, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 1 कर दिया। अगर क्रमागत संख्याओं की बात कहा है, इसको मतलब आप क्या करेंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसा मान लिया जाए 25 है तब क्या बताएंगे, अगला बताओ कितना होगा, 26। 26 कैसे आपने बताया, 25 प्लस 1 करके आपने बताया, कितना बताएंगे ऐसे, 25 प्लस कितना 1। तो ऐसी दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे, क्रमागत संख्या। तो कहा दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। अगर हम मान लिया जाए, पहला अगर मान ले कि माना दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्याएं मान लिया जाए x तथा कितना, आगे बताओ करें, अगर पहला x है तो दूसरा कितना होगा बताओ, एक उसी में क्या करेंगे, y नहीं, उसी में एक क्या करते हैं, जब भी आपने भी पूछा तब एक आपने क्या किया था, जोड़ देते थे। अगर x है तो अगला क्या होगा, x प्लस कितना होगा, तो दोनों क्रमांक कैसे एक हुआ प्लस 1 हुआ, समझ में आया। क्योंकि एक क्या करें, जब 20 बताते, जब 20 का पूछे तो आपने 21 बताया, तो 21 कैसे बताया, 20 में आपने 1 जोड़ कर बताया, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं इससे। तो ऐसे 14 है तो 14 में 1 जोड़ेंगे, 14 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे x है तो अगला वाला क्या होगा, 1 इसी पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1। तो एक पहली संख्या धन पूर्णांक कितना है, x है, तो दूसरी कितना है, x प्लस कितना होगा 1। क्रमागत में समझ आ रहा ना, क्रमागत माने एक, उसमें आगे वाला क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो दूसरी संख्या हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तब क्या होगा, आगे प्रश्नानुसार चलिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब यह है कि कहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दोनों प्रश्न क्या कहा, दोनों धनात्मक, दोनों क्रमागत, क्या लिखा है, दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 300। ये जो प्रश्न कहा है, दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो इसको क्या लिख दिया, 306। गुणनफल माने क्या होता है कि दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया। जो हमें संख्याएं हैं, दोनों को गुणा करने के उपरांत कितना प्राप्त होगा, 306। तो पहली संख्या हमारा क्या है, x, दूसरी संख्या कितना है, x प्लस 1, और दोनों का गुणा करने के बाद कितना प्राप्त होना चाहिए, 306। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 306। इसी को गुणा कर लिया जाए, पाछांतर कर लिया जाए, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का गुणा x में करेंगे कितना होगा, x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x, और प्लस इधर क्या करेंगे, पाछांतर करेंगे, माइनस 306 इक्वल टू क्या होगा, 0। बताइए तो यह समीकरण के रूप में है कि नहीं, x² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं, फॉर्म माने क्या होगा, रूप होता है। यहाँ a की वैल्यू कितना है, 1, b की वैल्यू कितना है, 1, और c की वैल्यू कितना है, -306, चिन्हों के साथ।
प्लस रहता है तो प्लस बोलने की हमें कोई खास आवश्यकता, आप बोल भी सकते हैं प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरे प्रश्न में क्या रहा है उत्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, दूसरे का कौन सा है, तीसरा सवाल। कितना है, तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल। कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, पश्चात माने बाद ही होता है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हो जाएगी नहीं, हो जाएगी लिखा, हो जाएगा नहीं, हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। इसका मतलब है कि जो पुत्र से माता है, जो माता पुत्र से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पुत्र की उम्र मान लीजिए 15 वर्ष, तो माता की उम्र कितना होगा, इसी में क्या करेंगे 26 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना होगा, 6 5 11 और 2 कितना होगा, 4, कितने वर्ष होगा। यदि मान लिया जाए 15 वर्ष होता पुत्र की उम्र, तो 26 वर्ष मैंने जोड़ के उसी में क्या लगते बता दे। चलिए और मान लिया जाए 25 वर्ष हो पुत्र की उम्र, और पुत्र को क्या नाम है, उसमें रोहन नाम है। क्या है, क्योंकि रोहन की माँ मैंने रोहन से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। अगर रोहन की उम्र मान लीजिए 25 वर्ष है, तो उनके मम्मी की उम्र कितना होगी, तो 25 इसी में क्या करेंगे, 26 इसी में क्या करेंगे, जोड़, तभी तो बताएंगे। तो ऐसे ही हम मान ले रहे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु कितना वर्ष है, यक्ष वर्ष है। तब माँ की आयु कितना होगा, तब माँ की आयु कितना होगा बाबू, पुत्र की आयु से अगर 1 वर्ष है तो उसी में क्या करेंगे, 26 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि कहा है अधिक है। रोहन की माँ मैंने रोहन की माँ रोहन से कह रही है कि मैं तुमसे उम्र में कई वर्ष बड़ा हूँ, 26 वर्ष। तो जितना उम्र रहे वो इनका हो जाए, 26 वर्ष का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यक्ष प्लस कितना हो जाएगा, 26। आप इस बात को वाई वर्ष भी मान सकते थे, परंतु आप इस बात को एक्स और वाई में 2 चर राशियां एक्स और वाई में भी हल कर सकते हैं, परंतु ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में केवल 1 चर राशियां चलती हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। नीचे क्या कहा, कह रहा है कि कितने वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। जब बात कहेगा तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर मान लिया आप अभी इस साल मैंने प्रेजेंट टाइम में आप 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो आपने अपनी उम्र में क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो ऐसे दोनों की उम्र में क्या होगा, 3 वर्ष क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात, और पश्चात माने क्या होता है, बाद। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो भैया, 3 यक्ष, तो वो तो गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा ना। यक्ष में क्या होगा, 3 वर्ष क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माने इतना वर्ष हो। और 3 वर्ष अगर मान लो पुत्र की 3 वर्ष बाद होगा, तो माता की उम्र भी 3 वर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप बढ़ेंगे तो हम नहीं बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो क्या आपके पिताश्री का उम्र नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद यानी पश्चात किसकी, माँ की आयु, क्या कहेंगे, माँ की आयु, क्या कहेंगे, माँ की आयु। क्या होगा बाबू, यक्ष प्लस 26 तो ऑलरेडी है, और इसी में 3 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं। यक्ष प्लस 26 तो है ही, और 3 वर्ष बाद में तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 26 3 कितना होगा, 29 होगा, कितना होगा, 29। अब यानी क्या होगा, 29 यानी यक्ष प्लस कितना होगा, यक्ष प्लस क्या हो जाएगा, 29 वर्ष। क्या लिखेंगे इसी को,
x प्लस 29 क्या हो जाएगा वर्ष, x प्लस कितना हो जाएगा 29 क्या हो जाएगा। कैसे पता चला ये देखिए, कुछ x प्लस इतना तो है ही प्रेजेंट टाइम में मार्क की, और 3 वर्ष बाद कहेगा तो 3 वर्षों से में क्या होगा जुड़ जाएगा। अगर पहले कहा होता तब क्या करते, 3 वर्ष को क्या करते घटा देते, और अधिक कहा होता तो प्लस कर देते, और अगर माइनस कहा होता तब क्या, कम कहा होता तो माइनस कर देते, अगर गुना कहा होता तब गुणा कर देते। बात समझ में आया कि नहीं, गुना की बात कहेगा तो क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, कारा 3 वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। मैंने 3 वर्ष बाद पितर पुत्र की उम्र कितना है बाबू, x प्लस कितना है 3 है, और कितना है माता की उम्र कितना, माँ की उम्र कितना, x प्लस कितना है 29 है, और बराबर 300 किसके बराबर हो जाएगा 60 की क्या हो जाएगा बराबर। गुणनफल माने क्या है गुणा, पुत्र की उम्र का और माँ की उम्र का दोनों का क्या कर दिया जाए गुणा कर दिया जाए। गुणा माने क्या, आप जानते हैं गुणे के रूप में लिख दिया जाए। तो ये क्या है, क्या है पुत्र की उम्र है, क्या ये माता की उम्र है, और बीच में किसका है गुणे का निशान। यह लिखे तो गुणा ना है तो तब भी क्या माना जाएगा गुणा ही माना जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना होगा 360 के क्या होगा बराबर होगा। तो गुणा कर लिया जाए, ये गुणे के रूप में है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दाएं पक्ष है तो इधर क्या करेंगे पाछाड़ कर लेंगे, और 0 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए x गुणा x बराबर कितना हो जाएगा x² होगा ना x², और पहले x गुणा 29 में कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा, x गुणा 3 में कितना होगा 3x, 3 का गुणा 29 में करेंगे कितना होगा 87, एकदम कंफर्म है ना, और बराबर 360 में क्या करेंगे 360 कर लेंगे। हल कर लीजिए भैया, जो आए x पे घात कहीं 2 है नहीं है उसको उतार लीजिए जहां कुछ नहीं आएगा, यहाँ x पे घात 1 यहाँ पे x, दोनों का चिन्ह क्या है सेम है, तो आपस में आप क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो कितना होगा 29 30 कितना होगा 29 3 कितना होगा 32 प्लस कितना होगा 32 सब हो जाएगा, और प्लस कितना है 87, और इधर है इक्वल टू 0 और पाछांतर करेंगे मान क्या होगा 300 इक्वल टू 0 है तो 0। यहाँ आपको कुछ नहीं करना होगा, ऐसे ही उतार लीजिए x² प्लस कितना है 32x, और ये देखिए प्लस है क्या है माइनस है, तो इसको क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे कितना होगा भैया 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3, माइनस कितना होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा भाई 360 में से ऐसे 87 आप घटा सकते हैं ऐसे 3, यहाँ कितना होगा 5, यहाँ से 15, 8 में से कितना होगा 7, 273 कितना हो जाएगा 273 इक्वल टू क्या होगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण का ये क्या है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का चौथा प्रश्न कि ये रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितना दे रखा है 480 किलोमीटर की दूरी दे रखा है। प्रश्न में कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये माने क्या होता है आवर्ष माने घंटा होता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उससे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो एक दूरी है 480 किलोमीटर की दूरी, याद रखिए ध्यान से 480 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर की दूरी, ये से बी के बीच की दूरी कितना है 480। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है और इसको कई किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम हो जाए, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार क्या हो जाए 8 घंटा, प्रश्न का कितना 8 घंटा, अगर 8 घंटा किलोमीटर प्रति घंटे यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेलगाड़ी की चाल कम हो जाती तो पहले की अपेक्षा 3 घंटा अधिक समय लेती। अच्छा बताइए किसी चीज की दूरी को तय करने में मान लिया जाए एक गाड़ी बी चाल से चल रही है, मान लिया जाए 3 घंटे पहुंच रही है, क्या घंटा में 3 या 7 घंटे में, क्या घंटे में। अगर रेलगाड़ी की चाल बढ़ेगी तो बताओ घंटे का मान कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, कम समय। अगर रफ्तार ज्यादा होगा तो इस दूरी को चलने में क्या होगा कम समय लेगा, और अगर चाल क्या हो जाए कम हो जाए तब 7 घंटे से क्या हो जाएगा
ज्यादा समय लेगा कि नहीं, यही प्रश्न में कहा यह है कि अगर रेलगाड़ी मान लिया जाए कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया गया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितना है भैया? 480। तो कितना समय लगी भैया? अगर मान लो 1 किलोमीटर की रफ्तार से जाए और 480 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा? तो समय को ज्ञात करने के लिए समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय सीधा। तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितना है? रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितना है बाबू? 480 का किलोमीटर है। जब रफ्तार 1 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी 480 किलोमीटर, तो वह कितना समय लेगा भैया? तो दूरी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? 4। क्या लिखेंगे प्रश्न में? x किलोमीटर की रफ्तार से, क्या लिखेंगे? x किलोमीटर की रफ्तार से, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तय माने चलने में। 480 किलोमीटर की दूरी चलने में लगा समय। हम लोग इसे T1 मान रहे हैं। समय को क्या मान ले रहे हैं? T1। कितना समय होगा भैया? दूरी बटे क्या होगा? 4। कितना दूरी भैया? 480 है। और कितना चाल है भैया? x है। यानी T1 का मान कितना होगा? 480 बटा। प्रश्न में कहा कि यदि 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार क्या हो जाए? कम हो जाए। तो 8 किलोमीटर की रफ्तार कम होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या लिखेंगे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम होने पर रेलगाड़ी की नई चाल माने कितना नई चाल हो जाए भैया? वही में से x में से क्या करे? x माइनस कितना हो जाए? 8 किलोमीटर प्रति का हो जाए घंटा। भैया जब रेलगाड़ी 1 किलोमीटर की रफ्तार से चलत बा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वही 100 में से तो घटी भैया जो चलत बा। तो कितना बची? एक समय से 8 किलोमीटर का गई देखो घटाए देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का हो बची। अब यही दूरी हमारा यानी क्या लिखेंगे? x माइनस 8 क्या लिखेंगे? x माइनस 8 क्या लिखेंगे? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाहे रफ्तार से लिखो चाहे चाल से लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ इतना की चाल से इतना दूरी तय करने में लगा समय। चाहे रफ्तार लिखो चाहे का लिखो चाल लिखो, एक के बाद है। यहाँ x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना? 480 किलोमीटर क्या लिखेंगे? 480 किलोमीटर की दूरी चलने में लगा समय। इस समय को हम लोग क्या मान रहे हैं? T2 मान। कि तो दूरी बटे तो दूरी कितना है? 480 है, लेकिन चाल अगर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस कितना हो जाएगा? 8। इतना क्या होगा? घंटा होगा। कितना होगा? इतना घंटे होगा। ये भी क्या होगा? इतने घंटे होगा। कोई किसी को समस्या हो तो कहे। हम शब्दों में कार्य बड़ा हो पाए वो अलग बात है, आप संक्षेप में भी ले सकते हैं अपनी बात को। ठीक है, हम एक भी शब्द छोड़ने के इसलिए आपकी पंक्ति क्या हो रही है? बड़ी हो रही है समझाने की वजह से। प्रश्न क्या कहा समझे ध्यान से। कह रहा है कि जब x की रफ्तार से अगर रेलगाड़ी चल रहा है तो कितना घंटा समय लगेगा? 480 बटे x घंटा लागत, इतना समय लागत।
लेकिन अगर चाल कम हो जात बा तो कहा था 3 घंटे का लागत बा, अधिक समय लागत बा। एक मतलब कि 3 घंटा का समय का ई रास अगर देखा जाए तो ज्यादा है कि ई ज्यादा है, कौन ज्यादा है? इसी बात को समझना है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार इसी बात को समझना है। ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है। मान समझिए ध्यान से, ये जो समय होगा हमारा क्या होगा? ज्यादा समय नहीं लेगा। रफ्तार कम तो समय क्या हो जाएगा? ज्यादा। अर्थात 480 में से 480 बटे x माइनस 8 में से ये चाल इतना समय है भाई। जब चाल कम हो जाएगा तो समय क्या होगा? ज्यादा लेगा वो। तो ज्यादा अगर लेगा तो इतना हो जाएगा, इतना टोटल वैल्यू माइनस 480 बटे कितना होगा? x हो जाएगा। ये क्या होगा? कम होगा। ये कितना ज्यादा है, कितना समय ज्यादा ले रहा है? 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो क्या कर देंगे? इस पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे हम लोग। आगे चलिए, आप समझ में आ रहा है नहीं? T2 कौन से ज्यादा है, हम इस बात को समझना होगा। जब चाल अगर कम हो जाएगा तो समय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जब रफ्तार ज्यादा होगा तो क्या होगा? समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ज्यादा है और ये क्या है? कम है। ज्यादा में से कम को क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना कहा जाता है? 3 घंटा क्या है? अधिक समय लेती है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये 3 घंटा पहले की अपेक्षा जब रफ्तार कम हो जाती है तो 3 घंटा क्या हो जाती है? अधिक समय लेती है। इसका मतलब 3 घंटे की क्या हुई? ज्यादा है। तो ज्यादा में से इतना घटेगा तो कितने बराबर होगा? 3 घंटे की क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ नहीं? अब इस बात को हम लोग क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या होगा वही। ठीक है, चलिए क्या होगा आगे सॉल्व करिए। यक्स गुणा करेंगे कि नहीं? इसमें 480 कितना होगा? 480। अब क्या हो जाएगा? यक्स, फिर इसको माइनस करेंगे। 480 का गुणा इसमें होगा कि नहीं? 480 का गुणा इसमें क्या होगा? 480 x हो जाएगा। और 480 का गुणा क्या करेंगे? 8 में करेंगे। तो तिरछा क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 को गुणा करेंगे 8 से क्या होगा? माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या होगा बताओ? 8 शून्य शून्य होगा, 8 ढाई 64 होगा, हासिल आगे 4 और 8 चौक 32 32 4 कितना होगा? 36। 3660 बटे हर का गुणा। हाँ सॉरी 8 ढाई 64 के 4 हासिल आगे 6 और 8 चौक 32 32 6 कितना होगा? 8 चौक 32 से कितना होगा? 38 बटे हर का गुणा। हर में साधारण नियम लगा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। यक्स का गुणा ऐसे करेंगे क्या होगा? यक्स स्क्वायर। यक्स गुणा 8 में करेंगे कितना होगा? माइनस 8x बराबर 3 है। तो क्या है? 3। आप क्या करेंगे? अगर आप देख सकते हैं ये प्लस है, क्या है? माइनस, आपस में क्या हो जाएगा? क्या बचा भैया? 3840 3800 और बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना है? 3। नहीं है तो क्या मान लेंगे? बटे क्या मान लेंगे? 1। तिरछा क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अगर आप जब गुणा करेंगे तो याद देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और 3 गुणा 8 में 3 8 है 24, तो 3 8 कितना हो जाएगा? 24x और बराबर 1 का गुणा करेंगे 3840। इसी को क्या करिए? पांचांतर कर लिए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 3840 बराबर क्या बचा? 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात क्या हो जाएगा? समीकरण का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस तरह से हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? सर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसे लिखे बहुत ज्यादा समय जरूरत नहीं। चाल बराबर दूरी बटे समय सीधा लिख दीजिए। हाँ तो वही नहीं लिखे, हमें शब्दों को पूरा लिखना पड़ेगा ना, हमें समझाना है। आप अपने संक्षेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4.2 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और आप बेहतर से क्या करेंगे? यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्या करेंगे? अच्छे से क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को एग्जाम्पल सहित क्या करेंगे? हम लोग हल कर लेंगे। एक्सरसाइज हम हल करवा दिए हैं, आप एग्जाम्पल स्वयं हल करिएगा
और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत।